नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं उदय महूरकर सर, जिनकी देयर इज़ अ बुक दैट ही इज़ रिटन एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इनके साथ मुझे बात करनी है। इट इज़ कॉल्ड माय आइडिया ऑफ द नेशन फर्स्ट। इसका बाय द वे फॉरवर्ड लिखा है योगी आदित्यनाथ जी ने एंड प्रीफेस लिखा है हेमंता विश्व शर्मा ने। So it's a book to read. Let me just say this. Very small, nice little book. I am sure जो regular readers हैं वो 1 डेढ़ दिन में इसको पढ़ सकते हैं. It took me about 1.5 days to finish this. Uh, very very simple language. ज़्यादा कुछ complicated नहीं है. But I love the title, My Nation First, and that's something you guys all know. Dev Talks always believe in. Sir, thank you so much. Firstly for writing this. Uh, you know, very very interesting book, and I've actually marked out quite a lot जहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बट मैं सर एक सवाल आपसे शुरू में ही पूछूँगा। आपने एक कंपैरिज़न करा है सर एंड आपने बोला है उसको वो इनकरेक्ट कंपैरिज़न है, भगत सिंह और सावरकर के बीच में। एंड you've गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी यहाँ पर। आई वांट टू आस्क यू सर, आपके दिमाग में ये पर्टिकुलर थॉट कहाँ से आया? बिकॉज़ ये तो अब डिबेट्स में भी चलता है, बट आई मीन व्हाई एंड हाउ डिड यू एड्रेस दिस सर? I think I had my first debate on Savarkar bashing, basically by the Congress, in 2003. And from then onwards, the communists and the pan-Islamists always bring Bhagat Singh forward and say that Bhagat Singh हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और सावरकर ने माफी मांगी. So this chapter is an answer to that. What I say here, in nutshell, in this chapter, I'm trying to say that this is a leftist ploy or a ploy of the pan-Islamist to uh, put one patriot against the other for their ideological reasons. Now, yes, it is a fact that Bhagat Singh went हंसते हंसते फांसी पे गए, लेकिन भगत सिंह के जो सेल था उसमें जो 5 किताबें निकली, उसमें से एक किताब थी वीर सावरकर वीर सावरकर की लिखी गई किताब थी 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. धनंजय कीर सावरकर के पहले बायोग्राफर, वो लिखते हैं कि 1927 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों सावरकर को मिलने आए थे. समझा? रहा सवाल सावरकर की माफियों का, पर्पस अलग अलग थे. सावरकर ने अपनी माफी का मसला कभी छुपाया नहीं है. उनकी किताबें मराठी में अंडमान के अंधेरे से, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जो कैदी थे क्रांतिकारी, उनको मैं समझाता था कि देखो, हम गांधी जी के फॉलोअर नहीं है, हम फॉलोअर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के. और वो छत्रपति शिवाजी महाराज हमें ये सिखाते हैं कि हमें कोई भी युक्ति करके जेल से बाहर निकालना चाहिए और ब्रिटिशरों को उखाड़ फेंकने की जो हमारी लड़ाई है उसको फिर से शुरू करना चाहिए. अब हम आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पे. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को. हर एक माफी पत्र के पीछे एक चाणक्य नीति थी. उनको लगता था कि मुगल सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत, ये तीनों मुसलमान सल्तनतें उनके सामने एक हो जाएंगी, तो वो मुगल सल्तनत को माफी पत्र लिखते थे. और ये 5 माफी पत्र में से 3 माफी पत्रों के बाद में संधि हुई मराठा और मुगलों की. वो तीनों संधि तोड़ी शिवाजी महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य बड़ा क्लियर था, हिंदवी स्वराज्य, उसको हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करो. इसलिए मैंने इसको ये चैप्टर, ये जो लॉ है कम्युनिस्ट का और पैन इस्लामिस्ट का, भगत सिंह को सामने रखने का, सावरकर को गिराने के लिए, उसको समझाने के लिए चैप्टर मैंने लिखा है. और मेरी किताब का जो शीर्षक है मेरी किताब का, वो पूरा मैं बता दूं. मेरी किताब का शीर्षक है वीर सावरकर, माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म. मेरी राष्ट्र प्रथम की कल्पना
बिन शर्ते राष्ट्रवाद को परिभाषित करना। आपने एक कोट लिखा है सर, एंड आई लाइक टू रीड दिस आउट विद योर परमिशन। आपने लिखा है, इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड merely थ्रू द लेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। इट्स एन एंशिएंट सिविलाइजेशन whose cultural continuity has survived invasions, political changes and ideological conflicts for thousands of years। सर, आपने ये आर्ग्यू करा है कि सिविलाइजेशन का जो होता है, हमको दैट नीड्स टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑलवेज, राइट? नाउ मैं आपको एक ये सवाल पूछूंगा सर कि जब ये व्यू होता है सर, आप इसको किस तरह चेंज करेंगे जब आप पॉलिसी, आइडेंटिटी और नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर सर? There is no clash between the idea of Indian civilization and nationhood. सिविलाइजेशन उसका बेस है हमारी राष्ट्रीयता का, समझे आप? जैसे जैसे कि सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स कमीशन आया था 1940 अर्ली 40s के अंदर, हमारे विभाजन के मसले को डिस्कस करने के लिए, उसका एक सॉल्यूशन लाने के लिए। तो सब में जो इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई क्रिप्स की, वो हुई वीर सावरकर के साथ में। और कहने वाले ये कहते हैं कि वीर सावरकर ने जो जवाब दिया क्रिप्स को, उसका कोई जवाब क्रिप्स के पास नहीं था। क्रिप्स ने ये कहा कि आप तो अलग अलग राज्य थे भाई, हमने आपको एक किया है ब्रिटिशरों ने आके। आज जो इंडिया की आप बात कर रहे हो, तो हमने वी हैव पुट दैट इंडिया टुगेदर, ये तो टूटा हुआ एक वो था, अलग अलग राज्य थे यहाँ पे। सावरकर ने कहा कि आपकी जो कल्पना है राष्ट्र की बिल्कुल गलत है। भारत हैज बीन ए सिविलाइजेशनल नेशन फॉर द लास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक दशहरा, रामनवमी, दिवाली, होली, ये सभी लोग मनाते हैं, जबकि उनकी भाषाएं अलग है, उनका कल्चर भी कई जगह अलग है। और यही मामला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक। तो जिस भाषा में उन्होंने जवाब दिया, कोई जवाब क्रिप्स के पास नहीं था उसका। और फिर उसका काउंटर जवाब भी दिया कि आप लोग जो हो, आप लोग कभी सिविलाइजेशन इतने यूनाइटेड नहीं थे जितने हम थे। तो हमारे जो नेशन स्टेट है, उसका बेस है सिविलाइजेशन, ऐसा कहा उन्होंने। बिकॉज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये जो सेटअप है, हमारी जो मॉडर्निटी है सर, और जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसके बारे में जब कंपैरिजन होता है तो एक हमेशा मॉडर्न नेशन स्टेट को बीच में ले आते हैं, राइट? एंड जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उससे वो ऑब्वियसली क्लैश करता है। और जब वो क्लैश होता है तो फिर पीपल आर जो एक तो लिबरल वर्ग है, वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है सारा टाइम कि नहीं, ये तो ऐसे चल ही नहीं सकता, सिविलाइजेशन क्या है, कुछ नहीं है, ये है वो है। एंड जो क्लैश दूसरी तरफ आता है, हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं भाई साहब सिविलाइजेशन इज एवरीथिंग, आज अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर सिविलाइजेशन, नथिंग एल्स। तो ये कि बड़ा आप हाँ जी। देखिए कि जो अत्याचार किए मध्यकाल में, अकबर के आने से पहले एक भी मुसलमान सुल्तान ऐसा नहीं था जिसको आप सहिष्णु कह सकते हो। वो तुगलक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, ये लोदी हो, इब्राहिम और सिकंदर, समझे ना आप? इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने औरतों का चीरहरण किया। दे मेड हिंदू स्लेव्स आउट ऑफ हिंदू विमेन, सेक्स स्लेव्स रादर, समझे ना? जो भी खराब अत्याचार कह सकते हो, सभी अत्याचार किए, लेकिन वो हमारे संस्कृति को तोड़ नहीं पाए। क्या कारण था उसका? उसका कारण ही हमारा सिविलाइजेशन है, तोड़ नहीं पाए। उसमें अलग अलग वो ऐसी एक धारा है जिसमें से नई नई चीजें पनपती रहती हैं। जैसे कि मध्यकाल देखें आप, तो हमारे जो मध्यकाल में जो संत हो गए, हमारे मिडिवल सेंट्स, भक्ति काल जो है, उसका मेन कारण है कि हम कैसे सर्वाइव किया हमने। महाराष्ट्र में हो गए, गुरु नानक हो गए, ये सभी भक्ति काल के संत थे, समझो आप। तो इन्होंने हमें सस्टेन करना सिखाया है। जो एट्रोसिटीज हुई, उससे हमको मेंटली टूटने नहीं दिया, समझे आप? हम डिप्रेस हुए लेकिन टूटे नहीं। तो लेफ्टिस्ट तो क्या है, देखिए,
जो आइडियोलॉजीज का पोषण विभाजित भारत पे है, वो ऐसी पार्टीज हो जो विभाजित भारत पे जिसका सर्वाइवल है, वो ऐसी आइडियोलॉजीज हो, पैन इस्लामिस्ट हो, पैन कम्युनिज्म कम्युनिज्म हो, पैन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी हो, ये सभी आइडियोलॉजीज तो इस बात को नकारेंगे ना, जानते हुए भी कि उनका पूरा पोषण विभाजित भारत पे। पैन इस्लाम ये चाहता है कि भारत मुस्लिम देश कैसे बने, क्रिश्चियन यही चाहता है कि भारत क्रिश्चियन देश कैसे बने, कम्युनिस्ट चाहता है कि कम्युनिज्म कैसे फैले, समझे ना। तो तीनों के ऑब्जेक्टिव एक ही है। इसके लिए ये लोग हमारा जो आर्गुमेंट है इसको स्वीकार नहीं करते। अगर वो स्वीकार करते हैं तो उनका पूरा दुकान बंद हो जाएगी उनकी। और इसके लिए सावरकर को वो लोग अटैक करते हैं। सावरकर अटैक क्यों करते हैं? इसके लिए करते हैं कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व, इंटेलेक्चुअल नेशनलिज्म। अगर सावरकर का थॉट फैलता है हमारी युवा पीढ़ी में, तो इनको तो अपनी दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। देखिए, भारत के ऊपर जो भी आपत्ति आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 77 साल में, उन सब की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने कर दी थी। आसाम हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 10 साल पहले कर दी थी 1937 दिसंबर में। उन्हें कहा कि अगर कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण बंद नहीं करती है तो पाकिस्तान बन सकता है। स्पष्ट उन्होंने कहा है 9.5 साल पहले एग्जैक्टली पार्टीशन के। पर क्योंकि 77 साल हमारे यहाँ एक 60 साल तक एक प्रो मुस्लिम पॉलिटी चलती रही, प्रयास किया गया कि हम गर्व की भावना हमारे में ना आए, समझे ना। तो हमारा जो विजन है उसको ब्लर कर दिया गया। इसके लिए हम इसको समझ नहीं पाते, आप समझे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी टिंकर करते हैं ये लोग। आप देखो कि सेकुलरिज्म वर्ड डाल दिया मिसेस गांधी ने अंदर, समझा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड था ही नहीं, समझो आप। अच्छा, अब अगर सेकुलरिज्म निकालते हैं उससे भी डर रही है सरकार को कर्रे कदम रख के सेकुलरिज्म वर्ड को निकाल देना चाहिए था अभी तक। जैसे कश्मीर में इन्होंने किया 370 को हटाया, वैसे ही कर्रा कदम उठा के सेकुलरिज्म अगर हटता है तो क्या होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है वो इंक्लूसिव कंसेप्ट है। हिंदू राष्ट्र एक्सक्लूसिव कंसेप्ट नहीं है इस्लाम जैसा। इस्लामिक राष्ट्र एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है, हिंदू राष्ट्र इंक्लूसिव कंसेप्ट है। ये मुसलमानों को और कम्युनिस्ट को समझ लेना पड़ेगा। अगर सेकुलरिज्म शब्द निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट ये होगा कि ये जो लोग कन्वर्जन करते हैं एल्योरमेंट और फेक आइडियोलॉजी के द्वारा, जो क्रिश्चियन करते हैं कन्वर्जन, मुसलमान भी करते हैं, समझा ना। ये इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर वो सेकुलरिज्म में निकलता है तो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से। सर आपने बंद हो जाएंगे जो ये चाहते हैं, समझे ना आप। सर आपने एक कंपैरिजन करा है सर दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में और गांधी के बीच में सर, एंड आपने यहाँ पर लिखा है 10 controversial acts that left a negative imprint which उपाध्याय would never have committed। आपने वो पूरे 10 एक्ट्स ये डाले हैं यहाँ पर। पहले तो सर मैं इसका पर्पस पूछूंगा आपसे, एंड कैन यू प्लीज हेल्प मी इसका अंडरस्टैंड। पर्पस सर प्लीज इसका प्लीज प्लीज। पर्पस ये है कि देखिए, दीनदयाल जी और गांधी जी के आर्थिक विचार में काफी समानता थी। ग्राम विकास का जो विजन था उसमें काफी समानता थी, आप समझे। लेकिन द कंपैरिजन एंड्स देयर। ऐसे 10 काम मैंने गिनवाए हैं जो कभी वो ना करते। जो मुस्लिम तुष्टिकरण गांधी जी ने किया है वो कभी दीनदयाल उपाध्याय ना करते। तो मेरा कहना, संघ से ये कहना है मेरा, कि आप गांधी जी के नाम से इनको वैलिडेट क्यों करते हो आप? उपाध्याय इज योर ओरिजिनल आइकॉन, you should publicize him as your original icon, you know. But there is no need to put down Gandhi also for that. But why you are comparing him with Gandhi? Why are you taking Gandhi's validation, you know, to take his ideology forward?
ये मेरा मुद्दा है। दूसरा कि मैंने इसमें एक और मुद्दा मैं जो जोड़ूँगा, जो मैंने स्पष्ट शब्दों में किताब में नहीं लिखा है। देखिए, समय आ गया है, भारत देखिए प्रहर नाम की हमने एक नई पॉलिसी लेके आए हम लोग, है ना? तो 2 चीज़ मैं कहूँगा जो इसमें नहीं लिखी है मैंने, लेकिन जो इस किताब से जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से एक डिबेट चल रही है देश के अंदर कि सावरकर को अभी तक अ अ, भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? ये डिबेट चल रही है, अपनी जगह पे ठीक है, डिबेट समझे आप? अगर सावरकर को भारत रत्न मिलता है, तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। सावरकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप? लेकिन सावरकर जो हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। ये हमारी किताब जो है, मेरी और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित की 2021 में जो प्रकाशित हुई, जिसकी प्रस्तावना मोहन जी भागवत ने लिखी है, वो सिद्ध कर देती है कि वीर सावरकर इज़ द फादर ऑफ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। मेरा निवेदन ये है देश से और देश की सरकार से कि प्रहर टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं, दे शुड बी ब्रॉट इन द नेम ऑफ अ न्यू सावरकर डॉक्ट्रिन। There should be a India should adopt. I think that will be the greatest tribute to Savarkar. वीर सावरकर डॉक्ट्रिन, जो आदमी ने इतने सारे जो मैंने गिनवाए आपसे, भारत का पार्टीशन, चाइना का खतरा, आसाम का खतरा, है ना? इंटरनल सिक्योरिटी में जो मुस्लिम तुष्टिकरण होता है, तो उससे क्या उसके अंजाम होंगे, ये सब चीजों की भविष्य उन्होंने कर दी थी आज से 80 साल पहले। तो वीर सावरकर को हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में देखना चाहिए, एंड इंडिया शुड कम अप विद ए सावरकर डॉक्ट्रिन, एंड ऑल सच मेजर्स एज प्रहर पॉलिसी शुड बी पब्लिसाइज्ड इन द नेम ऑफ वीर सावरकर डॉक्ट्रिन। एक मेरा मुद्दा ये है। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि महात्मा गांधी के ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने देश के बड़े-बड़े काम किए। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का विजन था, समझे ना, विलेज डेवलपमेंट का, वो बेहतरीन था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का उनका जो तरीका था, घर्षण करे बिगर दलितों को मेन स्ट्रीम में लाना, उसका भी कोई जवाब नहीं है ना? फिर स्वच्छ भारत, वो भी गांधी जी का विजन है। फिर भारत की जो सीएसआर भारत में चलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज बेस्ड ऑन गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो गांधी जी का काफी योगदान है, पर कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत का जो विभाजन हुआ है, उसके अंदर गांधी जी के विचारों का एक मुख्य रोल था। पर्टिकुलरली 2 विचार, एक हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। संपूर्ण अहिंसा की जो उनकी परिभाषा है कि कोई मारे तो मार खाते जाओ, ऐसी परिभाषा संपूर्ण अहिंसा की न तो बुद्ध ने दी है, न महावीर ने दी है। मानव जाति के पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, जो ये कहते हैं कि कोई मार है तो आप मार खाते जाओ। और इसका अंजाम आप देखिए क्या हुआ। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया कैलकाटा में, जानते हुए कि अगर मैं हिंसा करूंगा तो उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं होगा। ठीक है, बराबर एक साल के पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का जन्म हो गया। तो ये डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी की ये जो आइडियोलॉजी है, ये बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आपको गांधी जी को जो सम्मान देना है आपको देना चाहिए। कई लोग गांधी जी को उल्टा सीधा तो बोलते रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, समझा। और अ, और पर गांधी जी की ये जो गलतियां हैं, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए, राष्ट्र प्रथम का मतलब ये है कि कोई भी नेता राष्ट्र से बड़ा नहीं है। वीर सावरकर ने गौ माता के बारे में कुछ ऐसी चीजें कही थी जो मुझे आपत्तिजनक लगी। मैंने वीर सावरकर को क्रिटिसाइज किया मेरी किताब में। उन्हें कहा था कि गौ माता को रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए, साइंटिफिक एंगल से देखना चाहिए, एक उपयोगी प्राणी के रूप में देखना चाहिए। तो मैंने उसका विरोध किया है, समझा। तो कोई भी नेता जो है वो देश से बड़ा नहीं हो सकता। नेशन इज सुप्रीम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थॉट। मैं आपसे एक और चीज़ पूछूँगा सर यहाँ पर आई वांट टू जस्ट रीड दिस आउट जस्ट हाँ।
सर आपने बोला है कि नेशन फर्स्ट डज नॉट मीन ब्लाइंड नेशनलिज्म. It means that every decision, whether political, social, or economic, must be evaluated on the base whether it strengthens the nation first. That is, of course, जो एक 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 वो एक जो गेम है भाई नेशन एज अ होल का जो आपका कॉन्सेप्ट है विच आई पर्सनली रियली एग्री विद क्योंकि यू हैव टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड आपको पूरा नेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी. नाउ ये जो हमारे देश में आज जो पॉलिटिक्स है अ, उसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे सर? नहीं अप्लाई क्यों नहीं होगा? देखिए, मेरे को इस सरकार ने आरटीआई कमिश्नर बनाया था. मैं भारत का आरटीआई कमिश्नर था, समझे ना? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर. मैंने इसी आइडियोलॉजी से काम किया. मैं पहली बार आ रहा था. मैं तो पत्रकार था पहले. कभी डिसीजन मेकिंग में आया नहीं. पहली बार आया. मैंने हाईएस्ट डिस्पोजल किया है कमीशन की 20 साल की हिस्ट्री में. और 2000 केसेस ऐसे हैं, समझो आप, जो कम लोग उसको एपेलेंट के फेवर में डिसाइड करते हैं. क्योंकि मैं ये देखता था कि ये आदमी सरकारी ऑफिसों के धक्के खा खा के खत्म हो गया है. मुझे इसको न्याय देना है. इसके पीछे मेरा विचार था, वो था नेशन फर्स्ट. मेरे पास जैसे कि गए लास्ट 12-13 महीने में मेरे पास इंश्योरेंस सेक्टर आया एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, तो मैं बहुत ही कठोर निर्णय लेने लगा इंश्योरेंस कंपनीज के सामने, समझा. तो एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर मुझे मिलने आई. उन्होंने मुझे कहा कि भाई मार्को साहब आप बहुत कठोर हो. मैं कठोर नहीं हूं. मेरी छाप ये है कि आप लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी को जब फॉर्मुलेट करते हो तो आपका पूरा प्रयत्न ये होता है कि कैसे हम पैसे कम दें या तो ना दें. तो पीछे आपका पॉलिसी के पीछे ऐसे खूब सारे वो होते हैं, रूल्स होते हैं. ये करोगे तो ऐसा हो, ये करो. पढ़ने का टाइम नहीं कोई के पास में. आप एलएसी का भी निकाल के देखो तो पीछे आप जो कितने रूल्स होते हैं, समझा. तो मैंने कहा कि देखिए, ये गरीब देश है. यहाँ पे मेरा रेडी वाला है, मेरा हॉकर है ना. वो बेचारा कुछ 2 चाय कम पी के भी वो सोचता है कि मैं 20-25 लाख की पॉलिसी ले लूं, जो कब मैं नहीं रहता हूं, जब मैं तकलीफ में आता हूं मुझे काम में लगेगी. जब जाता है तो 25 की जगह उसको 20 ही मिलते हैं या 20 की जगह उसको 10 ही मिलते हैं, समझा. तो ये सब मैं कर सका बिकॉज ऑफ सावरकर नेशन फर्स्ट. सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है वो ये कहता है कि देश देश के नागरिक सर्वोपरि है. मुझे जब मेरे सामने अपेलेंट आता था, वो मुसलमान होता था, दलित होता था, कोई भी होता था, तो मुझे लगता था कि मेरा खुद का देश का नागरिक आया है. हम स्कूल में छोटेपन में प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं. तो मैं सभी मेरे भारतीय मेरे भाई बहन हैं इस रूप में उनको देखता था. नाउ दिस कैन कम ओनली व्हेन यू टेक अ प्लेज ऑफ ट्रू नेशन फर्स्ट. आ नेशन फर्स्ट कहने वाले बहुत हैं, बट दे आर समवेयर लुकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट आल्सो. आप समझे. ये नेशन फर्स्ट ऐसा है कि आप खुद का नुकसान करो, देश का नुकसान मत करो. अगर ये आप बना लेते हो अपना माइंड, तो फिर पॉलिसी क्या, कोई भी चीज पॉसिबल है. सरकार के लिए, सिटीजन के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए. मतलब अगर नेशन सावरकर का नेशन फर्स्ट अगर स्लोगन बन जाता है हमारे देश का, समझा, तो हमारी जो स्पीड है प्रगति की वो बढ़ेगी. 3-4 गुना बढ़ जाएगी. जी. सर लास्टली मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में आपने बात करी. आप यू आपने एंड में जो अपना बुक को क्लोज करते टाइम आपने इसके बारे में बात करी है एंड आपने एक चीज लिखी है व्हिच इज वेरी वेरी इंसाइटफुल एंड आई एक्चुअली रिमेंबर दिस. तो मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आपने बोला इंडियाज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स सिविलाइजेशन, क्लैरिटी इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड द विलिंगनेस ऑफ इट्स पीपल टू थिंक बियॉन्ड नैरो डिविजन्स. टू मी दिस इज अ वेरी रेजोनेटिंग थिंग एंड मैं हमेशा इनके बारे में बात करता हूँ एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर जो हमारे देश के अंदर है कि भाई आपका जो एक जो भी आप अलग-अलग हैं बट एक हैं. देखो ऐसा है कि जो पैन इस्लामिज्म के स्ट्रेटेजिस्ट है, कम्युनिज्म के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, वो डिवीजन पैदा करने का प्रयत्न करते हैं समाज में, समझा. जैसे कि ट्विटर है, अब ट्विटर पे मराठा और राजपूत के बीच में एक वॉर चल रहा है. वो तो क्षत्रिय, समझा. राजपूत और मराठा के बीच में इतना चल रहा है कि राजपूत
शिवाजी को भी वो कर रहे हैं, कुछ राजपूत मतलब कुछ चंद जो ट्विटर चला रहे हैं वो। मुझे एक देश के बड़े नेता ने ये कहा कि इस टाइप के ट्विटर हैंडल जो है वो जानबूझ के जो पैन इस्लामिस्ट है और ये लोग चलाते हैं, जो डिविजिव फोर्सेस के द्वारा ये हैंडल चलाए जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो इस किताब में नहीं लिखा है मैंने। देखिए, भारत महान देश बनेगा और विश्व का आध्यात्मिक लीडर बनेगा, ये भविष्यवाणी विवेकानंद ने भी की थी, श्री अरबिंदो ने भी की थी, मेरे गुरु स्वामी प्राणानंद जी जो भारत सेवा आश्रम के संस्थापक है उन्होंने भी की थी। ठीक है, लेकिन इसके बीच देखिए मोदी सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, A1 काम कर रही है, समझे आप। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, A1 काम कर रही है। आप देखिए जो कश्मीर के अंदर जो लाइन ली है इस सरकार ने, वो बिल्कुल नेशन फर्स्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कश्मीर के अंदर अभी फारूक अपना उमर अब्दुल्ला ने कहा अभी 4 दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर कि ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमको जो फंड्स दिए गए हैं, हम चाह रहे थे उससे ज्यादा दिए गए हम। आप समझे? और आप देखो आज रिजल्ट के आज आज 5 साल के अंदर कैसी यूनिटी है वहां पर और कैसा एक माहौल है कश्मीर में कि उनकी टीम रणजी ट्रॉफी जीत गई, नेशनल चैंपियन बन गई, समझो आप। ये नेशन फर्स्ट का एक अच्छा एग्जांपल है फॉर ए रूलर। आप समझे? लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है देश के सामने वो है पोर्नोग्राफी का। जो अश्लील कंटेंट आ रहा है फोन के माध्यम से, वो मेरी जो संस्था है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, उसने सिद्ध कर दिया है रिसर्च के आधार पे कि मेजोरिटी रेप्स जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर, वो कंटेंट देख के हो रहे हैं। अभी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की एक फिगर आई, विजयवाड़ा जिसका हेडक्वार्टर है, 220 वहां पे बलात्कार हुए एक साल के अंदर। 80% बलात्कारी 18 साल के नीचे के लड़के थे और सभी का करीब करीब सभी पोर्नोग्राफी देख के बलात्कार कर रहे थे। छोटे बच्चे स्लम्स के अंदर छोटे बच्चों पे बलात्कार कर रहे हैं। अधेड़ अधेड़ उम्र के लोग भी छोटे बच्चों पे बलात्कार कर रहे हैं। तो परिस्थिति गंभीर है। कंटेंट जो आ रहा अश्लील था वो सब में बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। अगर उसको हम टैकल नहीं करते तो इंडिया विल बिकम अ ग्रेट नेशन मटेरियली, not in 2047, in 2037. In 2037, India will be a military superpower, economic superpower, scientific superpower. But will India be a culturally pauper nation? India will have to decide. और इसके रास्ते हैं। एआई के 2 एक्सपर्ट मेरे को मिलने आए थे बीच में, उन्होंने मुझे कहा कि इसका बहुत सिंपल रास्ता है। आप एक नया कानून बनाइए और जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जियो है, आपका वोडाफोन आइडिया है, समझे, एयरटेल है, इनको आप बाध्य कर दीजिए ऑन द पेन ऑफ पेनल्टी कि आपके इंटरनेट कनेक्शन से एक भी अश्लील चित्र नहीं जाएगा। उन्होंने कहा एआई कैन एंश्योर दैट नॉट ए सिंगल अश्लील फोटो विल गो फ्रॉम देयर इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा, मैंने एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है जिसके अंदर 3 साल की सजा है। मैंने कहा इसके अंदर सजा 10 साल की कर देनी चाहिए और 3 साल तक इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। और इसमें अगर 2 बड़े-बड़े जो ऑफेंडर्स हैं उनको अगर प्रोसिक्यूट सरकार करती है तो मैसेज विल गो। लेकिन आप देखिए फ्रेंच प्रेसिडेंट एमएनएल मैक्रोन ने भी कहा अभी आए जब देश में, उन्होंने भारत को नसीहत दी कि आप छोटे बच्चों के लिए बंद करिए सोशल मीडिया। पश्चिम में 16 देश ऐसे हैं where there is a ban on seeing pornography for children, and there is one country called Australia where there is a total ban on social media for the children. हम इतना भी नहीं कर पाए अभी तक। मैं तो पोर्नोग्राफी पे पूरा बैन चाहता हूं। देखिए दुबई के अंदर हमारे यहाँ जो गंदगी आती है इंटरनेट के माध्यम से, उसके मुकाबले सिर्फ 5 या 15% आती है, 5 से 15% के बीच में। ये वहां पे भी रेशियो यही है अपने सिंगापुर में, समझे आप। तो हमें तो देखिए हमने गए 11 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली कि हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, हम बन गए। आज डिजिटल पावर है, हम नंबर 1 है पूरे दुनिया में डिजिटलाइजेशन के अंदर, समझे आप। तो कई प्रतिज्ञाएं हमने पूरी की। एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा
India will become world's first perverted content oblique pornography free country. These are big social steps that हमको लेने पड़ेंगे सर. And I personally, मैं आपको बोलूँ सर, I agree with the social media ban. There is no question about it. And social media का जो influence है, it's pretty rabid. Um, नहीं जो जो इंडियन पॉर्न आ रहा है अभी वो तो बहुत ही खतरनाक है. ओटीटी पे जो आ रहा है, हम्म. ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विरुद्ध का Yeah, व्यभिचार, भाभी it is देवर का all. व्यभिचार, ऐसे लोगों की जगह जेल में है. ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है. दे शुड बी बिहाइंड बार्स द मोमेंट दे प्रोड्यूस सच ए फिल्म. आज 900 प्लेटफॉर्म है देश के अंदर, ओटीटी के 800 प्लेटफॉर्म इस टाइप का परोस रहे हैं. एंड देयर इज एन एंटायर पॉर्न इंडस्ट्री. पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है देश के अंदर हमारी. अच्छे अच्छे घर की लड़कियां पॉर्न एक्ट्रेस बन गई है. अच्छे अच्छे घर के लड़के पॉर्न एक्टर बन गए. एक और मैंने इसमें एक नया मैंने प्रयत्न किया है. हालांकि मुझे रोकने का बड़ा प्रयत्न हुआ. मैंने एक नया विचार दिया है, गरिमापूर्ण परिधान, डिग्निफाइड ड्रेसिंग. ड्रेसिंग इज जनरली बिलीव टू बी अ पर्सनल थिंग, बट दैट डजंट अलाउ यू टू वियर व्हाटएवर यू वांट. तो मैंने ये कहा है कि इंडिया शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिग्निफाइड ड्रेसिंग, नॉट भारतीय परिधान, गरिमापूर्ण परिधान, डिग्निफाइड ड्रेसिंग. I agree. सब I mean, इंटरकनेक्टेड है, समझे आप? yeah, it is. It is. मैं वही सोच रहा था सर. It is interconnected in a lot of aspects actually. अभी बहुत अभी सब. गए साल एक फैशन शो हुआ गुलबर्ग में, बड़ा गंदा था. वो जो मॉडल्स आई थी, मॉडल है कुछ पहना ही नहीं था. कई कई मॉडल्स ने तो बिल्कुल ही एकदम कम कपड़े पहने. गुलबर्ग में हुआ था ये. तो मिरवाइज जो है, कश्मीर के मिरवाइज उमर फारूक, उन्होंने ट्वीट किया कि कश्मीरियत के विरुद्ध है और ये रमजान चल रहा है, उस टाइम पे इस टाइप का फैशन शो रखना, ये बिल्कुल कश्मीर का वो जो कल्चर है उसके विरुद्ध है. तो मैंने ट्वीट किया उनको टैग करते हुए, मौलवी उमर फारूक को. मैंने ये कहा कि उमर फारूक, ये सवाल कश्मीर का नहीं है. ऐसा फैशन शो मुंबई में भी नहीं होना चाहिए और दिल्ली में भी नहीं होना चाहिए. ये हमारी जो मिली जुली संस्कृति के विरुद्ध ही है. नहीं सही है सर. Because somewhere down the line हमारा जो एक way of looking at things है, we can't be compromising it for some sense of Western. I don't know क्या You बोलते see, हैं we are उसको. not asking to people to wear dhoti. We are talking about dignified dressing. हम औरतों के ये नहीं कह रहे कि आप साड़ी पहन के घूमो या बुरखा पहन के घूमो. डिग्निफाइड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं हम, समझे आप? That's true sir. पैंट पैंट के हम थोड़ी बोल रहे कि पैंट पहन के मत घूमो या स्लीवलेस ब्लाउज मत पहनो. हम मॉडर्न ड्रेसिंग अलाउ कर रहे हैं, पर इट शुड बी डिग्निफाइड. ये हमारा कहना है. On that note, sir, thank you so much. I would urge जितने भी audience आप देख रहे हैं, please buy this book. It's a very very simple read. आप देखिए, I रूपा ने personally पब्लिश की है इसको, रूपा जी पब्लिकेशंस. जी. एंड I debated with myself. काफी मन ये से पढ़ इसका के इंट्रोडक्शन पढ़ें. जो भी जी. वाचक हैं वो इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ें. इंट्रोडक्शन सेज एवरीथिंग अबाउट द बुक, व्हाट दिस बुक इज अबाउट. या एक मेन चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा सबको कि यू नो इसके अंदर आप अपने आप से डिबेट करेंगे. एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग हर एक दूसरे से लड़ते हैं, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट फाइटिंग विद आवर ओन सेल्व्स इन आवर ओन हेड. So this book will make you do that, and that's what happened to me. जब मैंने इसको पढ़ा, I started debating with myself on a lot of things जो हम आजकल नॉर्मलसी के पर्चे में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये तो ऐसे ही होता है. तो I kind of debated with myself, and that's something that I found to be very interesting. That आपके अपने अंदर जब एक डिबेट होता है अबाउट आपका एक सेट थॉट प्रोसेस हो और जब आप कुछ और देखते हो तो यू लाइक ओके आई वाज रॉन्ग.
that's something which is good, and I think we all should think about this and read this thing. Sir, thank you so much. It was a pleasure Thank you for connecting with having you, me. and Very I hope interesting discussion. Thank you so much. मैंने जो सवाल पूछे आपको, they were, you know, बहुत अच्छे थे। तो found थोड़ा अलग found टाइप them के पूछे relevant. आपने सवाल। आपने सवाल जो पूछे अलग टाइप के भी थे। ठीक है? इट इज बिकम्स रिपिटिटिव, यू नो, समझा? हाँ, इसमें so रिपिटिशन नहीं था, इसमें I कई नई wanted to चीजें ask मुझे कहने का मौका uniquely, मिला। sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। I'll put the link of this book in the description. आप पढ़िएगा इसको, and of course जी, don't forget to like and subscribe and support the channel. Namaskar. जरूर।